वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक रोड का एपिसोड 75, 76 और 77 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक रोड का एपिसोड 75, 76 और 77 में। तो अब तक ब्लैक रोड में शुरू हो चुका था रॉयल सिलेक्शन एग्जाम, जिसमें पहला मैच होता है आस्था की टीम की, जिसमें जीत होती है आस्था की टीम की। और अगली बारी है मांगना की टीम की, जो आ चुकी है अरीना के ऊपर, जिसमें है मोमोसा का खूबसूरत भाई, जो अपनी खूबसूरती के आगे बाकी लोगों को बदसूरत मानता है। जहाँ आस्था मिलने की कोशिश करता है उससे, लेकिन वो आस्था की बेइज्जती मार देता है कि तुम बदसूरत हो, जो बहुत गलत बात है। लेकिन हाथ से ज़्यादा माइंड नहीं करता उसकी बात को, पर मिमोसा माइंड करती है, जो कहती है कि तुम्हें ये मैच जीतना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि तुम जीतो, इसलिए कि अगले अगली बारी में हम तुम्हें हरा दें। और मांगना अपने इस मैच में टूट पड़ता है बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी स्ट्रेटजी के, और बस अपने अपोनेंट से लड़ना शुरू कर देता है। पर तभी उसके करीब आता है मिमोसा का भाई, जो वैसे जीनियस भी है मैजिकली, जो समझाता है कि तुम्हें अपने माना के फ्लो को कंट्रोल करना चाहिए, उसे खूबसूरती से यूज़ करना चाहिए, और पास वाले और दूर वाले दुश्मन वाले अलग तरह का वार का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मांगना इस्तेमाल करते हुए अपने वारों को और हरा देता है अपने अपोनेंट को। और आगे हो जाता है शार्लेट की टीम की इस बड़ी सी लड़की के पास, जो कि अपने गोलम का इस्तेमाल करती है और कीचड़ में फंस जाती है दुश्मन के अटैक से, या दलदल में फंस जाती है, जहाँ ही इसको बताता है कि तुम अपने शक्ति से छोटे छोटे गोलम बना सकती थी और उनको कंफ्यूज कर सकती थी, जो तुम्हें करना चाहिए था। और वो सुन के ऐसा ही करती है, जहाँ पर उसके बाद वो भी उसको डोमिनेट कर रही होती है। तो खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए वो आगे बढ़ता, जहाँ एक और शख्स जो तीसरा मेंबर होता है अपोनेंट की टीम का, इन पे वार करता है, जिसको ये अपनी खूबसूरती से डॉच करता है और अपने फ्लावर मैजिक से चारों तरफ अपनी जैसे दिखने वाले कई सारे रूप और क्लोन बना लेता है, जो उसका फ्लावर पेटल मैजिक होता है और इल्यूजन क्रिएट करता है इन सबके आगे, जहाँ पूरे अरीना को उसका फ्लावर ढक लेता है। और एक सीधा रास्ता दिखाता है इन दोनों को उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके ओर बढ़ते हैं मागना और ये बड़ी हुई लड़की, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस क्रिस्टल को। और इनकी टीम इसके साथ खूबसूरती और अजीब तरीके से जीत जाती है, जहाँ पर ये अपनी खूबसूरती से डरता है, और इसलिए शायद वो कोरल पिको का वाइस कैप्टन है, पर फिर भी वो क्रीपी है। जहाँ सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और काफ़ी कमाल का मैजिक उसने इस्तेमाल किया, जहाँ आस्था भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन आस्था की तारीफ वो सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो कूड़ा है उसकी नज़र में। तो थोड़ी देर उनकी बहस होती है और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले मैच की ओर, जो कि होती है फ्रिंडल की टीम वर्सेस किसी और की टीम। तो फ्रिंडल और बाकी दोनों लोग ही काफ़ी अच्छे से बनती है, और वो समझाता है कि मैं संभालूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि वो स्पेटल मैजिक से पहुंच सकता है कहीं भी। तो इन तीनों की जुगलबंदी होती है, जहाँ पर फिंडल बाकी सभी जगह को लेकर जाता है और ये अपने दुश्मनों को काफ़ी आसानी से डोमिनेट कर पाते हैं, और ओवरऑल फिंडल के स्पेटल मैजिक के इस्तेमाल से ये जीत भी पाते हैं। जैक शख्स ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ब्लैक बुल्स में कोई इतना कमाल का शख्स भी है, पर वो जानता है क्या अभी ब्लैक बुल्स के बारे में। बट एनीवेज क्रिस्टल और द डिस्ट्रॉय और ये जीत जाते हैं, और हम बढ़ते हैं अगले मैच की ओर, जो होती है लैंगरीज की टीम, जिसमें सैके भी होता है। सैके मतलब वहा भी होता है। तो जहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी होती है सीधा डायरेक्ट में हमला करना, जहाँ सैके की सवारी में बैठ के वो लोग बढ़ते हैं आगे और सीधा उनके बैरियर मैजिक के अंदर रखे हुए क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्पेटल मैजिक से, जिससे काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी जीत जाती है लैंगरीज की टीम। और वो आगे आके फिंडलो कहता है कि तुम मैं स्पेटल मैजिक यूज़ करते हो और तुम बस ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, तो ध्यान रखना अगले मैच में तुम मेरे आड़े ना हो, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पर जब फिंडल कहता है कि मैं तुमसे हारूंगा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। जहाँ फिंडल थोड़ा नर्वस है, क्योंकि उसने आखिरकार कह ही दिया कि मैं जीत के दिखाऊंगा, और उसी चीज़ को लेकर थोड़ा नर्वस है। तो अगला मैच शुरू होता है, जहाँ पर एक शख्स है एक्स, जो गायब है किसी की टीम से, पर तभी सामने निकल के आता है रिल, मतलब पहले कुछ और बन के आता है, और वही होता है एक्स जिसने अपने इसमें खुद को एनरोल कर लिया है। तो कैप्टन शायद अलाउड नहीं थे, वो थे जो क्लियर करते हैं विजर्ड किंग, और वो देखना चाहते हैं रिल के मैजिक को, जिसलिए भी वो अलाउ करते हैं उसको। और उसके अलावा उनकी गोदी में सो चुकी है चार्मी। तो आगे रिल और आस्था की बात होती है, जहाँ पे लगता है कि दोनों दोस्त है, और तभी उसका पटलर ले आता है आस्था के लिए चाय, क्योंकि वो उसका दोस्त है, ऐसा उसको भी लगता है। पर इस सब के साथ हम बढ़ते हैं आगे रिल के मैच में, जो अपने आप आगे बढ़ता है और बैटल फील्ड में लगे एक ट्रैप में फंस जाता है। पर एक मैच है, जहाँ पे बाकी अपोनेंट को उन्हें हराना ही पड़ेगा, जिस वजह से वो भी थोड़ा एक्साइटेड होकर इस पे हमला करने पड़ते हैं और अपने वारों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको देख के आंखें चौंधी आ जाती है रिल की, और वो एक खूबसूरत पेंटिंग के बारे में सोचने लग जाता है। और हम बढ़ते हैं 4 साल पुराने पास्ट में, जहाँ रिल अपने मैजिक का इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहा था और उसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था उसके हाथ से। जहाँ उसकी मॉम भी काफ़ी चिंतित थी इस चीज़ को लेकर, जहाँ उसकी मॉम उसे मॉन्स्टर समझ रही थी, और जहाँ रिल कंफ्यूज था और सेटिस्फाइड नहीं था अपनी ड्राइंग को लेकर। वो कुछ भी क्लियरली ड्रॉ या बना नहीं पा रहा था, जो सोचते कि वो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, वो पैदा ही ना होता तो कितना अच्छा होता। जहाँ रिल काफ़ी कंफ्यूज होता अभी भी ड्राइंग को लेकर, और उसी अनसेटिस्फेक्शन में जूझता रहता है, जिससे मिलने या उसको रोकने जाता है उसका बटलर, जो कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और वो उसकी तरफ अपने मैजिक से वार कर देता है और उसकी तरफ पेंट फेंक कर उस तरफ ब्लास्ट कर देता है, जहाँ पर उसे लगता है कि उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। वो क्या चाहता है कोई नहीं समझ पाएगा। जहाँ बटलर आता है और उसके चेहरे पे एक तमाचा मारता है, जो कि जख्मी हो चुका था इसी के मैजिक से।
और वो ऊपर उसकी तरफ देखता है जहाँ वो कहता है कि तुम मेरी तरफ फाइनली देख पाए, आप बहुत कमाल के हैं। आपका पोटेंशियल यहाँ कैद होने लायक नहीं है। लोग आपकी पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे। आपको मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन करना चाहिए। और लोगों को भी समझना चाहिए कि लोग आपकी चिंता करते हैं या फिर कुछ फील करते हैं आपको लेकर, उनसे डर के या फिर अपनी खोज में खोना भी ठीक नहीं है। और आखिरकार वो नॉर्मल होता है और वो मानता है ज्वाइन करने के बारे में मैजिक नाइट स्क्वाड को, और बटलर की चोट को लेकर थोड़ी चिंता तो जताता है, लेकिन बटलर को चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे उसने कहा, और इस तरह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जहाँ इस जर्नी को 4 साल बीत जाते हैं और अपने कमाल के मैजिक के साथ वो 4 सालों के अंदर एक कैप्टन बन जाता है एक मैजिक नाइट स्क्वाड का। जहाँ उसकी विदाई को देखते हुए उसकी मॉम थोड़ी भावुक हो जाती है, और आखिर में देख पाते हैं उसने अपनी मॉम की पेंटिंग बनाई थी। तो रिले कमाल का मेज जो कि एक कम उम्र में बन चुका कैप्टन, जो कि हर तरह के मैजिक एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है अपने पेंट मैजिक के साथ। जिसके बाद 2 लोग न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और तीसरे बंदे पे बाकी के टीममेट हमला करके हरा देते हैं और जीत होती है इस मैच में रिल की। तो उसका बटलर कहता है कि यही है मैजिक हमारे मास्टर का, कि उसके आसपास के लोग अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करके उन्हें जिता दे। तो इस तरह से रिल अभी भी खोया हुआ अपनी पेंटिंग को लेकर, और अगला मैच शुरू होने वाला है जिसके वजह से उसके टीममेट उसको पकड़ के ले जाते हैं अरीना से बाहर। तो अब बारी है अगले मैच की, जो कि होती है लक और क्लॉज की टीम की अपोनेंट की टीम का अगेंस्ट, जहां पर लक और क्लॉज थोड़ा अजीब है और उनके साथ उनकी तीसरी टीममेट जो कि कैप्टन शार्लेट की टीम से, वो भी थोड़ी अजीब है। तो देखते हैं क्या करते थे अजीब लोग आगे 3 सीरियस लोगों के खिलाफ। तो यहाँ पर लक और साथ में क्लॉस काफ़ी कमाल की तरीके से लड़ पाता है, क्योंकि लक काफ़ी पावरफुल है शुरुआत से और काफ़ी सन की भी है और उसने काफ़ी सारी मिशन भी की है। पर क्लॉस ने भी काफ़ी ट्रेनिंग की और उसकी ट्रेनिंग का फल यहाँ दिखता सबको। पर इनके तीसरी मेंबर भी कमाल की होती है, जो अपने एंजल विंग से अपने ऊपर कैसे उठाए सबको हवा के झोंके से रोक देती है और अपने साथियों को उस हवा के झोंके से आगे बढ़ाती है। जहाँ लक आगे बढ़ता है और सामने उनके दुश्मन का एक मेन जो बंदा होता है वो बिल्कुल नहीं हिलता, क्योंकि उसको भी विंड मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और लक उसके पार जाना कर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जहाँ लोगों को लगता है कि लक ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल है जो उसका अपोनेंट है, जिसको लेकर क्लॉज भी चिंतित था। लेकिन लक के मैजिक से वो उसको घसीटते हुए क्रिस्टल के ऊपर ले जाकर क्रिस्टल तोड़ देता है और सब हैरान है लक के इस पोटेंशियल से, जहाँ लक अभी भी अपना 100% यूज़ नहीं कर रहा है। और आखिर में ये तीनों ही अपने इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश होते हैं। पर अब अगली बार ये नोलेल और यूनो की टीम की, जहाँ उनके साथ एक और बंदा होता है जो मशरूम मैजिक यूज़ कर सकता है, जिसके बारे में वैसे भी किसी को नहीं पता। पर इस सब के अलावा उसका अपोनेंट है उसके भाई की टीम, जो कि बचपन से टॉर्चर करता है नोलेल को, और नोलेल उन सारी बातों को याद कर पाती कि उसे कितना परेशान किया इन लोगों ने और कितना मुश्किल है उसका इनको हरा पाना, क्योंकि वो अपने मैजिक उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी इनके हिसाब से। तो उनका ये मैच शुरू होता है और ब्लैक बुल्स वाला चीयर करते हैं नोलेल को कि दिखा दो कि क्या है ब्लैक बुल्स की औरतें। तो मैच शुरू होते हैं, इनकी स्ट्रेटजी बनने से पहले अपोनेंट की टीम हमला करने लग जाती है इनके ऊपर, जो कि अपने सवारी को लेकर इनकी तरफ बढ़ती है और फायर मैजिक से भी वार करती है इनके ऊपर, जिसको डॉज करती है नोलेल अपने ड्रैगन लेयर स्पेल से, जिसके खिलाफ इनका अपोनेंट रीत के मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो आसानी से ढक सकती है इसके पानी को और अब्जॉर्ब कर सकती है। जहाँ पर यूनो नोएल को लेकर वहाँ से निकलता है, पर तभी रेत इन्हें ढक लेती है, जहाँ पे नोएल को छोड़ के यूनो अकेला बढ़ता है लड़ने के लिए उस रेत वाले शख्स से, और क्रिस्टल अपने साथ लेके जाता है क्योंकि वो जानता है कि क्रिस्टल के साथ रहेगा तो क्रिस्टल ज़्यादा सेफ रहेगा। तो उनका अपोनेंट भी गोल्ड डॉन का होता है, जो कि जलता है यूनो से, क्योंकि सब उसकी तारीफ करते हैं और वो काफ़ी आसानी से इतना आगे बढ़ गया और वो चाहता है कैप्टन बनना गोल्डन डॉन का, और उसे भरपूर माना मिला है, जिस सबसे शायद वो चलता है यूनो से क्योंकि पीसेंट है और उसे लगता है कि वो एरोगेंट है, जहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं करता उनके कैप्टन की, जहाँ वो काफ़ी रिस्पेक्ट करता है अपने कैप्टन की, क्योंकि आज से कई साल पहले उसके कैप्टन ने उसको बचाया था किसी खतरनाक जगह से, और उस पल उसे लगा कि उसमें उसको रब दिखता है। मतलब उसे लगता है कि अगर भगवान की कोई तस्वीर है तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। जहाँ उनके साथ मिलकर उसने कई सारे मिशन किए, लेकिन अब बात बदल चुकी है। अब वो पसंद करते हैं यूनो को, और शायद इसलिए वो जलता है यूनो से, और इसलिए वो सबक सिखाना चाहता है यूनो को अपने पर्सनल इस जलन को लेकर, क्योंकि उसको काफ़ी माना मिली है, गिफ्टेड और वो लकी था। तो जहाँ यूज़ करने जाता अपने स्पेल का यूनो के अगेंस्ट, पर जिसके अगेंस्ट यूनो यूज़ नहीं करना चाहता अपने स्पिरिट का, तो नोएल भाग रही होती है जिसका पीछा कर रहा होता है उसका भाई, और इसके अलावा कोई और शख्स भी उसके साथ साथ जा रहा होता है जो कि उनकी टीम का होता है। लेकिन तभी है एन की शक्ति, यानी कि मशरूम हो जाता है उसके पीठ पर और उसका पीठ भारी हो जाता है और गिर जाता है हवा से नीचे, और वो अपने मशरूम में बैठ के घूम भी रहा होता है और अपने मशरूम को नोएल के कंधे पर रखकर उसे बताता भी कि उसे क्या करना चाहिए। और उससे बड़ी बात उसने सुनी थी सॉलिड की बात है, जो कि उसने कही थी नोएल से कि तुम किसी काम के नहीं हो, और वो बताता है कि उसके 10 भाई बहन है जहाँ वो किसी को वैसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते या फिर डिस्करेज नहीं करते, जो कि गलत बात थी सॉलिड की, जिसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता, और इसके वजह से वो निंदा करता है सॉलिड की। पर वो कहता है कि ये इस काबिल नहीं है कि मेरे पे हमला कर सके, तो मुझे क्या फ़ायदा से फेलियर के साथ रेस्पेक्ट दिखाकर, और अपने वार से उसके कंधे पे मैंने उस मशरूम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और कई सारे वार भी करता है नोएल के अगेंस्ट। जहाँ नोएल सोचती है कि तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे लोगों के भी और अपने से कमज़ोरों की भी, और फिर अपनी छड़ी आगे बढ़ाए अपने मैजिक का इस्तेमाल करने जा रही होती है। और उसके अलावा हम बढ़ते यूनो की तरफ, जिसके अगेंस्ट उसके टीममेट ने, मतलब उसके ही स्क्वाड वाले ने एक तगड़ा वार का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसका अपोनेंट है फिलहाल के लिए, जिसके अगेंस्ट यूनो यूज़ करता है टावरिंग टोर्नाडो, और उससे उसका ये स्पेल
स्पेल हो जाता है और काफ़ी आसानी से न्यूट्रलाइज हो जाता है, और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता दूसरे का सोचते हैं, उसे फ़र्क पड़ता है अपने सपने को लेकर जो कि उसे पूरा करना है। और इसके अलावा यहाँ पर नोएल यूज़ कर लिया अपने सी रॉड ड्रैगन का, जिसके अगेंस्ट काफ़ी हद तक उसके भाई की फट जाती है, और वो सोचता है तगड़ा स्पेल कहाँ से है इसके पास, और अपने से स्पेल का यूज़ करती है उसके अगेंस्ट, जिसके बाद उसका क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो हार जाता है, जहाँ जीत होती है नोएल की। और यूनो और एन के भी, जो कि उनके टीम के ही साथी थे, और अपने गाल पे लगी चोट को इग्नोर करते हुए कहती है कि अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो चलिए जानेंगे आगे कि क्या होने वाला है एक्साइटिंग मैचों में, और क्या क्या और मैच हमारे लिए वेट कर रहे हैं जिसके साथ एपिसोड खत्म होता है। और वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर के आगे वाले एपिसोड्स में? तो जल्दी और वीडियो भी आएगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।